हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी आरओ के अंतर्गत पहला पाठ नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं नमक का दरोगा पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। नमक के दरोगा कहानी के नायक मुंशी बंशीधर हैं, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। किस्मत से मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। मुंशी बंशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहतें देते हैं और उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करती हैं, लेकिन बंशीधर अपने ईमान पर डटे रहते हैं। अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। बंशीधर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहां के सबसे बड़े जमींदार अलोपीदीन का हाथ है, इसलिए पंडित अलोपीदीन को बुलाया जाता है। पंडित अलोपीदीन बहुत ही निडरता के साथ आता है, क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि हर दरोगा को पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। वे मुंशी बंशीधर को 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन बंशीधर इससे तैयार नहीं होते हैं और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और यह कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है, लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अडिग रहता है और पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरे शहर में पंडित अलोपीदीन की काफी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी बंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। अब मुंशी बंशीधर की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। पैसे की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। एक दिन अचानक पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतनमान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। अलोपीदीन मुंशी बंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए वे मुंशी बंशीधर को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की देखरेख के लिए प्रबंधक के पद पर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ पर नमक का दरोगा पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अच्छी तरह से याद भी करें। आइए इसके बाद देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और सबसे पहले आपके लिए प्रश्न है पाठ के 7 से। यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो क्या लिखेंगे उत्तर में। आपने पूरा पाठ तो पढ़ लिया होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, कहानी का नायक मुंशी बंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने अलोपीदीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित अलोपीदीन भी उसकी दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपके लिए, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू यानी पक्ष उभर कर आते हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं, पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित 2 पहलू उभर कर आते हैं और पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति। वह लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में सफेदपोश व्यक्ति माना जाता था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है, जैसे कि अलोपीदीन ने अपने धन के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीदकर अपना गुलाम समान बना रखा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे,
कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाला व्यक्ति, जैसे कि वह अंत में वंशीधर के घर जाकर उससे माफी मांगता है और उसे अपना मैनेजर बना देता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद यहाँ पर शुरू होता है आपका तीसरा प्रश्न। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। और यहाँ पर पात्रों के नाम लिखे गए हैं, वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। तो आपने इन तीनों के बारे में लिखना है। उत्तर लिखेंगे सबसे पहले वृद्ध मुंशी के बारे में, और यहाँ पर लिखेंगे वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्ता देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे आप वकील के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के आरोपी दिन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। ठीक है। और तीसरा लिखेंगे आप शहर की भीड़ के बारे में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद न रह गया। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। नंबर 1, यह किसकी उक्ति है, यानी कि यह किसने कहा है। और नंबर दूसरा प्रश्न है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तीसरा प्रश्न है क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में। उत्तर में सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर पहले का उत्तर, यह उक्ति बूढ़े मुंशी जी की है, यानी कि यह बात जो कही है किसने कही है, बूढ़े मुंशी जी ने। उसके बाद दूसरे का उत्तर लिखेंगे मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है, क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है, जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वह खर्च होता जाता है। ठीक है। और तीसरे का उत्तर लिखेंगे आप, जी नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और न देनी चाहिए। ठीक है। और आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ईमानदारी का फल और डैश करके लिखेंगे ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी बंशीधर को भी कठिनाइयां सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। आगे लिखेंगे भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत आलोपोदीन का साथ देते हैं। ठीक है। और आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, साथ साथ याद भी करते रहें। फिर है बच्चों छठा प्रश्न, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। उत्तर में आप लिख सकते हैं कि कहानी के अंत में आलोपीदीन द्वारा बंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार मिल गया। दूसरा, उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था कि मैंने इस ईमानदार की नौकरी छिनवाई है, तो मैं इसे कुछ सहायता प्रदान करूं। अतः उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर डाले। ठीक है बच्चों।
आगे लिखेंगे, जहां तक कहानी से समापन की बात है तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज्यादा उचित है, पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी किसी ईमानदार को ही देखने को मिलता है, अक्सर अपमान ही मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पर देखते हैं पाठ के आसपास के प्रश्न। और यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न है, दरोगा बंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से बंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, बंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं आलोपीदीन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, वर्तमान समाज में ऐसे पद हैं आयकर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर आदि। इन्हें पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई यानी रिश्वत मिलने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे लोग कर्तव्य की अपेक्षा सुख सुविधा को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए ऐसे लोग समाज के विकास के लिए घातक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। और यहाँ पर नंबर 1 है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। नंबर 2, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। और नंबर 3 है, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा। क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? चलिए उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर में आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे हैं तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप, जब हम पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। ठीक है, और तीसरे के लिए आप लिखेंगे, पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, नहीं, इनमें अंतर है। यदि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त व्यक्ति समाज के लिए अहितकारी है तो उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना उत्तर। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है यहाँ पर, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती, उन्हें लड़कों से कमतर आंका जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता है। अपने आसपास आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति बंशीधर जैसे चरित्रवान और साहसी क्यों नहीं होते, जो आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिलवाएं, ताकि वे समाज के लिए ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बन सकें। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर प्रश्न शुरू होते हैं आपके लिए, समझाइए तो जरा। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर कैसे समझाएंगे आप इस वाक्य को? उत्तर में आप लिख सकते हैं, इसमें नौकरी के ओहदे और उससे जुड़े सम्मान से भी ज्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा रिश्वत मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा यहाँ पर, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मा अवलंबन ही अपना सहायक था। तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे समझाएंगे इस वाक्य को?
उत्तर में आप लिख सकते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा के अंतर्गत मुंशी बंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। इस बुराइयों से भरे हुए युग से अपने आप को उनसे दूर रखने के लिए बंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को ही अपना सहायक मानते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर तीसरा, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तो इसको जो है आप कैसे समझाएंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्हें भ्रम हुआ कि सोचा कुछ तो गलत हुआ जा रहा है। फिर उन्होंने अपने तर्क से सोचा कि देर रात अंधेरे में कौन गाड़ियां ले जाएगा, और इस तर्क से उनका भ्रम पुष्ट हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पर चौथा, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। तो कैसे समझाएंगे इस वाक्यांश को आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। धन लूटना ही जैसे वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं, तभी आलोपीदीन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने बस में रखते हैं, और यह आज की कड़वी सच्चाई भी है। ठीक है बच्चों, अगला है यहाँ पर पांचवा आपके लिए, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। तो इस वाक्यांश को आप कैसे समझाएंगे? आप लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे पंडित आलोपीदीन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि खबर सब जगह फैल गई। चाहे दिन हो या रात, दुनिया की जुबान तो टीका टिप्पणी करने से रुकती नहीं है। ठीक है, अगला है वाक्यांश यहाँ पर, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। तो क्या लिखेंगे आप, कैसे समझाएंगे इसे? उत्तर में लिख सकते हैं वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे बंशीधर की सत्यनिष्ठा से नाराज हैं। वे सोचते हैं कि रिश्वत न लेकर और आलोपीदीन को पकड़कर बंशीधर ने भारी गलती की, और तब वे उस संदर्भ में उपयुक्त कथन कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर फिर सातवां वाक्यांश है आपके लिए, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो कैसे समझाएंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं बंशीधर ने आलोपीदीन के द्वारा दिए जाने वाले धन को ठुकराकर उसके धन के मिथ्या अभिमान को चूर चूर कर डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला क्योंकि अब धर्म जीत गया था और धन की हार हुई। ठीक है, अगला यहाँ पर आठवां आपके लिए, न्यायालय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। तो कैसे समझाएंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं न्यायालय में बंशीधर और आलोपीदीन का मुकदमा चला। बंशीधर धर्म के लिए और आलोपीदीन धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ रहा था। इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद करें ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।